हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी के लिए, एनसीईआरटी। तो इसमें 6 क्लास की और 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी 11th का रामशरण शर्मा और 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 क्लास की एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो इसमें फर्स्ट अध्याय है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम मुख्य मुख्य पढ़ते जाएंगे जो सिविल सर्विस यूपीएससी में क्वेश्चन जो आ सकता है। जैसे इसमें अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राचीन काल में देखा जाए तो लोग कहाँ रहते थे, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट कर शिकार भी करते थे। तो प्राचीन काल में लोग जड़, फल, पत्तियाँ यही सब खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे, और उन्होंने वो बिना पकाए ही कच्चा मांस ही खा लेते थे। इसमें उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, वो देखना पड़ेगा इस मैप में। ये सुलेमान दिख रहा है और किरथर। ये सुलेमान किरथर, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया। तो ये याद रखिएगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, जहाँ पर लोग सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो पशुओं का नाम भी याद रखिएगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। उत्तर पूर्वी में मध्य भारत में विंध्य। तो उत्तर पूर्वी में गारो पहाड़ी है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो जो एक गारो और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था, ये याद रखिएगा। और जहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया वह उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। और जो चावल उपजाया गया वह विंध्य के उत्तर में। तो यहाँ पे मैप देख लीजिएगा।
ये थार मरुस्थल, चंबल, यमुना नदी, गंगा नदी और सोन नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा नदी ऐसे होके यहाँ पे गिर रही है, तो ये है गंगा नदी। ये गारो पहाड़ियाँ है, हिमालय, सिंधु नदी, सतलुज नदी। उत्तर की ओर देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये है हिमालय। इधर है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। यहाँ पर ये हम सब नदियाँ देख चुके हैं। गंगा नदी, सोन नदी, सिंधु नदी, उनकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे लोग, एक मिनट, यहाँ पे सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध मतलब मगधी जो कुछ भाषा बोलते हैं, मगध कहाँ पे, जो वर्तमान बिहार में। तो जो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तो उस समय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला था। देखते हैं देश का नाम। तो जो भारत देश है, यहाँ पे अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये इंडिया शब्द है जो कि इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
और जो लगभग 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो ईरानी और यूनानी हैं वो सिंधु को हिंदोस या इंडोस और जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो हमारे देश का नाम इंडिया हुआ। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो उत्तर पश्चिम में एक लोगों का समूह था, उस समूह को भारत नाम से प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जो भारत समूह था उसका उल्लेख आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3,500 वर्ष पुरानी है। तो इसमें भी मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जो भारत समूह था उसी शब्द का प्रयोग बाद में देश के लिए होने लगा और इसे भारत कहा जाने लगा। और जो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है जो अतीत में लिखी हुई पुस्तकों हैं उनको ढूंढना, पढ़ना, और जो ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई जाती थी उसे पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि जिसे हाथ से लिखी जाती थी। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हिंदी में पांडुलिपि हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट, और लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है तो लैटिन शब्द मेनू का अर्थ हाथ होता है, तो इसलिए इसे मैन्यूस्क्रिप्ट। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, ये भी याद रखिएगा, जो पांडुलिपियाँ हैं वो प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो जो पांडुलिपियाँ हैं वो प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1,000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि जो यहाँ दिख रहा है ये है। तो ये भूर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है जिसे भोजपत्र कहते हैं। देखते हैं पांडुलिपियों का क्या हुआ। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो पांडुलिपि है वो अभी इतनी पुरानी हो गई है, जैसे कुछ कीड़े खा लिए या इतने दिन तक रखे हुए वो डिस्ट्रॉय होने लगे, नष्ट हो गए। और जो पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त हुई हैं तो इनमें धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों जो मेडिसिनल प्लांट मेडिसिन है उनके बारे में, साइंस के बारे में, इन विषयों पर चर्चा हुई थी। तो यह मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। तो महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं।
जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल हैं। इनमें तो इसमें से कुछ संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और जो कुछ हैं उनमें प्राकृतिक और तमिल भाषा भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो जो प्राकृतिक भाषा है उसका प्रयोग आम लोग किया करते थे। तो जो अभिलेख है अगर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए हैं वो अभी नष्ट नहीं हुए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, कोई भी आदेश है या उनके नियम है उसको वो पत्थर पर, कोई बड़ी शिला है उस पर उत्कीर्ण करवा देते थे, जिसमें ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। इसमें कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो राजा है वो तो करवाते ही थे, उसके अलावा जो सामान्य लोग हैं उन लोग भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवा देते थे। जो शिलाएं हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पर लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान जो दिख रहा है वह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में जैसे कि यहाँ पे कुछ लिपियाँ लिखते थे तो ये अपनी लिपि का प्रयोग करते थे। इनकी लिपि में अक्षर और संकेत होते थे। जैसे हम जो भाषा बोलते हैं वो हम लिखते हैं, लेकिन इनकी भाषा जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक, तो इनकी जो भाषा है और इनकी जो लिपि इसमें लिखी गई है वो यूनानी और अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। तो जो इसमें से कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, तो ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करता था उसे पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, मतलब जो बहुत पुराने पत्थर है या ईंट है या इमारत है, उनके जो अवशेष हैं, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो कोई बहुत पुराने चित्र है, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, उनका अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। तो इनमें ये जो खुदाई करते थे उसके बाद इनको प्राप्त होता था। इसमें जो कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई वो पत्थर की बनी हुई है, कुछ मिट्टी का घड़ा या कुछ बना के उसको पका दिया गया है तो पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है, कुछ धातु की बनी हुई हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते थे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चित्र में, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग
2500 वर्ष पूर्व होता था। आज हमारे यहाँ जो सिक्के हैं वो इससे भिन्न है, क्योंकि अब चांदी के सिक्के का प्रयोग नहीं होता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार देखते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। देखते हैं अतीत। तो अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। देखा जाए तो अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के मायने अलग अलग थे। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। जैसे आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे कि आजकल अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, जैसे कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनकी द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने किससे युद्ध किया और कितनी बार जीता, कौन हारा कौन जीता, ये सारी लड़ाइयों के बारे में हमको बहुत ही कुछ पता चल जाता है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में भी मदद मिलती है। देखते हैं तिथि। जो तिथि हम आजकल यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें उसको देखते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो जो तिथि है वो वर्ष की यह गणना जो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह थे उनके जन्म की तिथि से की जाती है। इसका अर्थ हुआ 2000 वर्ष। कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। तो अगर 2000 वर्ष बोलेंगे तो ईसा मसीह को जो जन्म हुआ था उसी को मानते हैं, तो उनके जन्म के 2000 वर्ष के बाद को 2000 वर्ष बोलेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, ईसा मसीह के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए BC और AD जो लिखा रहता है। अंग्रेजी में BC मतलब हिंदी में ईसा पूर्व से तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। और जो AD है वो एनो डोमिनी
नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसमें एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। तो इसमें एडी की जगह सीई, एडी की जगह सीई मतलब कॉमन ईरा, और बीसी की जगह बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। यहाँ पर मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों में यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम पर छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसे कि एल के लिए शेर तथा ए के लिए चिड़ियों के चित्र बने हैं। एल के लिए शेर और ए के लिए चिड़ियों के चित्र। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ लिए। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो एल है, ए है, तो इससे ये पहचानने लगे कि चिड़ियों के चित्र है मतलब ए, और जहाँ पे शेर है वहाँ पे एल। इसी प्रकार से सारे जो संकेतक थे उससे ये इसका मीनिंग निकाल लिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चैप्टर 2 है, तो ये भी देख लेते हैं। आरंभिक मानव की खोज में। यहाँ पे बोला गया है जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो लोगों के बारे में जानते हैं कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक मतलब जो अपने खाद्य संग्रह के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से इनको जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे। तो ये शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। इस तरह ये अपना भोजन इकट्ठा करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के
अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र स्रोत थे। तो जहाँ पे उपमहाद्वीप जो गर्म देश हैं वहाँ पे इनमें पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं, कुछ मीठे फल। तो ये यहाँ पे अधिकतर जैसे कि खाद्य पदार्थ में पेड़ पौधों से ही ले लिया करते थे, फल पत्तियाँ ये सब। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ तथा मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता था, क्योंकि कुछ जानवर हैं, ऐसा नहीं कि सभी जानवर भागते हैं, लेकिन कुछ जानवर हैं जो कि मनुष्यों से भी बहुत तेज़ गति से भागते हैं। तो इसके लिए बहुत ही जागरूक और बहुत सतर्क और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता था कि कौन सा पेड़ खाने योग्य है कौन सा नहीं, क्योंकि कुछ पौधे, पत्तियाँ, फल विषैले होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती थी, कौन सा फल किस टाइम में पक रहा है, तो ये भी जानकारी ज़रूरी होती थी। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो जो आखेटक थे, जो खाद्य संग्राहक समुदाय था, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो इसके पीछे जो कारण है वो 4 कारण हो सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। तो देखते हैं पहला कारण, अगर वे आखेटक एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, क्योंकि एक जगह के जो फल फ्रूट सारे कुछ हैं उनको जो भी जानवर हैं उनको खा के समाप्त कर दिया, वहाँ पे खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं दूर दूर तक। तो उनको उस एरिया को छोड़ के कुछ दूर में जाना पड़ता था जहाँ पे ये सब अवेलेबल हों। और दूसरा कारण है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो जानवर के बारे में देखते हैं, तो जानवर अपना शिकार के लिए या हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए वही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एक जगह का चारा खत्म हो गया तो उनका झुंड दूसरी जगह चला जाता था। इस प्रकार से इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो वहाँ से अगर जानवर पलायन कर गए हैं तो जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो भी उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। और तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते थे। इसका कारण है जैसे कि कुछ एरिया में एक विशेष प्रकार की प्रजातियां हैं जिनके फल एक विशेष मौसम में पक रहे हैं और दूसरे स्थान पे दूसरे मौसम में पक रहे हैं। तो जिस स्थान पर जिस मौसम में फल पकते थे उस स्थान पर ये चले जाया करते थे। ये इसका तीसरा कारण हो गया। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि इन नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा, ये संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। तो इसमें पाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये देखेंगे। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने
काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो जो पत्थर हैं उसके ही या फिर लकड़ी हैं, हड्डियां हैं, उनके औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो पत्थर हैं उनके औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में किया जाता था। अगर देखा जाए तो देखिए ये जो पत्थर हैं ये बड़े हैं, ये कम नुकीले हैं, और जो ख वाले हैं इनका नुकीलापन बढ़ा है। ये पूरे राउंड है। इनका चौड़ाई बराबर है लगभग, और ये बहुत ही तीखे हैं, बहुत ही तेज है, बहुत ही इनका नुकीलापन ज़्यादा है। तो इन सब का उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता रहा होगा। जैसे ये बहुत ही नुकीले हैं, इनका उपयोग किसी चीज़ को छेदने के लिए, काटने के लिए किया जाता रहा होगा। रहने की जगह निर्धारित करना। देखते हैं, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, जो कि अधिकतर नदियों और झीलों के किनारे ही पाए गए हैं। तो इसमें कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका और हुसंगी ये हैं। उसके अलावा भी कुछ स्थल हैं, लेकिन मेन कुरनूल गुफाएं, हुसंगी और भीमबेटका पे प्रमाण मिले हैं इनके रहने के। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते और उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। तो जहाँ पे लोग पत्थरों का औजार बनाते थे उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? यहाँ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं ऐसी जगहों पर, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक से नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय या उद्योग स्थल कहते हैं। तो जहाँ पे पत्थरों के औजार बनाते थे उनको उद्योग स्थल, और वहाँ पे कुछ लंबे समय तक अगर रुके तो उसे आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता था। जैसे कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी।
तो बारिश के समय उनको बारिश से बचाव होता था, धूप के समय धूप नहीं पड़ती थी, हवा वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती थी तेज़ गति से, तो उनको वहाँ पे राहत मिलती थी, इसलिए वो गुफाओं में रहा करते थे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। तो ये है भीमबेटका। यहाँ दिख रहे हैं कुछ गुफाएं। देखते हैं पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो जहाँ पे पुराने औजार, बर्तन और इमारतों के और जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उनको पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर या उसके नीचे, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए गए हैं। तो ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन के अंदर हों ये, या समुद्र में, नदी में, उनके तल पर पाए गए हों इन पाषाण औजारों का निर्माण। तो अगर देखा जाए तो इनका निर्माण दो तरीके से हुआ है। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। तो इसको एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक ऐसे टकराते थे जब तक कि जो एक पत्थर है उसको आकार दे रहे हैं वो अपने जैसा चाहते हैं वैसा आकार में न आ जाए। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। अब देखते हैं आग की खोज या राख के अवशेष कहाँ से मिला। तो जो कुरनूल गुफा हमने देखा था साउथ में है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग का जो खोज है वो कुरनूल गुफा, याद रखिएगा कुरनूल गुफा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो शाकाहारी प्राणी जानवर थे उनकी संख्या बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है इन जानवरों को पालतू जानवर बनाने की सोच रहे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो देखते हैं पुरातत्वविदों ने उनके जो काल हैं उनके पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं।
जो आरंभिक काल है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर का काल है, तो इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इसमें और जिस काल में पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। तो मध्य पाषाण युग में पर्यावरण में बदलाव हुआ। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। तो जो मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो बहुत ही छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। अच्छा, यहाँ के जो पाषाण के औजार हैं वो बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। तो जो माइक्रोलिथ है या लघु पाषाण काल है, वहाँ पे हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी के आकार के औजार मिलते थे। इनके जैसे ही औजार इस काल में मिले। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, लेकिन जो पूरा पाषाण युग वाले औजार हैं वो भी इस दौरान बनाए जाते थे, उनको छोड़ा नहीं गया था। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। साथ ही वे सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया। मतलब लोगों को पता चल गया अनाज मतलब कौन सा इन्वायरमेंट, कितना पानी चाहिए, किस जगह पे उगाना है, ये सब उनको पता चल गया। मौसम, तो उसके अनुसार ये खुद पैदा करने लगे। शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। मतलब जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे कुछ चित्र उकेर दिया करते थे। तो इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तेजी से भाग रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया करते थे, लेकिन कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ तरह के काम केवल पुरुष करते थे। हो सकता है कि अलग अलग उपमहाद्वीप में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं रही होंगी। और जो शुतुरमुर्ग है भारत में, तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो जो पूरा पाषाण युग है तभी शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं और इनके कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है। तो जो अंडे थे उनके छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है यहाँ पे।
जो शुतुरमुर्ग के अंडे थे, तो इनके अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, मतलब जो गहने मनके बनाए जाते थे। और वहाँ पे हमने पहले ये हुंसगी देखे थे, तो वहाँ पे पुरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग रह रहे होंगे। तो जो हुंसगी है वहाँ पे ये था। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थलों झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। जो ये चित्र दिख रहा है, ये कुछ शिकारियों के द्वारा शिकार पर निकलने के समय बनाए गए रहे होंगे। तो इस सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 3 NCERT 6th क्लास का NCERT।